soil get degraded? Soil degrade कैसे होते हैं? जैसे हमने देखा था, जो भी लैंड अवेलेबल होता है फॉर एग्रीकल्चर, इफ दोज लैंड्स गेट्स अनफिट और उस लैंड का यूज अब हम एग्रीकल्चर के लिए नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस लैंड में जो वेदरिंग प्रोसेस है उसकी रेट अगर हाई हो गई है, वो लैंड क्या होते हैं, लूज होते चले जाते हैं, जिस वजह से लैंडस्लाइड्स आते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती हैं. But when I am talking about soil degradation, I am talking about the wearing away of the topsoil. आपने पढ़ा है soil profile. So in earlier classes I discussed about soil profile. मैंने soil profile discuss किया था, where the uppermost layer of the soil is known as topsoil and it contains humus. So हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा है कि सॉइल प्रोफाइल में डिफरेंट लेयर्स होते हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक. ओके, एंड टॉप सॉइल इज द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल. सॉइल की जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है दैट इज नोन एज टॉप सॉइल. एंड इसी टॉप सॉइल में there is a substance present which is called as humus. और ह्यूमस क्या करती है, उस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है. नाउ व्हाट हैपेंस कि सॉइल डिग्रेड कब होता है, जब उसकी टॉप सॉइल क्या होती है, बाय द एक्शन ऑफ विंड or by the action of glacier or by the action of flowing water, when they get eroded, they are known or it can be considered as soil degradation. और इसे हम soil degradation की तरह समझ सकते हैं. जब भी किसी भी विंड के एक्शन से, फ्लोइंग वाटर से या फिर ग्लेशियर से जो सॉइल की अपर लेयर है अगर वो रिमूव होती है, वो इरोड होती है, देन दैट फेनोमेना इज नोन एज सॉइल डिग्रेडेशन. उसे हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं. नाउ व्हाई डज दिस हैपन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? अब ये होते क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? सपोज इफ देयर इज नथिंग टू बाइंड द सॉइल. अब आपको पता है दैट plants are there to bind the soil. जो roots होती हैं, trees की जो roots होती हैं, वो क्या करती हैं, इस जो soil है उसे क्या करती है, bind, tightly hold की हुई होती हैं. The reason which are exposed to environment, वो रीजन, लैंड के वो पार्ट जो क्या एक्सपोज्ड हैं, मतलब उसे बाइंड करने के लिए, उसे टाइटली होल्ड करने के लिए अगर वहां पर प्लांट्स या कोई दूसरे ट्रीज अवेलेबल नहीं है, तो वहां की जो मिट्टी होती है, वहां की जो सॉइल होती है, वो बहुत ही ज्यादा लूज होती है. अब जिस वजह से जब भी विंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स आते हैं या फिर वहां से कोई अगर वाटर फ्लो कर रहे हैं, तो वो अपने साथ क्या करते हैं, उस टॉप सॉइल को कैरी अवे करके किसी और जगह पर डिपॉजिट कर देते हैं. Okay, so that is known as soil erosion. You know very well that the wearing away of the soil, of the top soil is known as soil erosion. और soil erosion के different agents कौन कौन से हैं? Winds हैं, flowing water हैं, glaciers हैं. ये सभी क्या करते हैं, अपने एक्शन से, जब भी तेज हवाएं चलती हैं या फिर कभी भी बारिश होती है, तो बारिश के पानी के साथ कई बार क्या होती है, जो टॉप सॉइल होती है वो उनके साथ कैरी होकर किसी दूसरे प्लेस में जाकर डिपॉजिट हो जाती है. और जिस एरिया से वो इरोड होती है, वहां की सॉइल क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है. अब मैंने ऐसा क्यों कहा डिग्रेड हो जाती है, बिकॉज यू नो top soil is the soil or it is the layer of the soil where humus is present, जहां पर ह्यूमस प्रेजेंट होता है. अब अगर उस रीजन में टॉप सॉइल है ही नहीं, तो क्या बताइए उस सॉइल की न्यूट्रिएंट्स उतनी ज्यादा होंगे कि वहां पर प्लांट ग्रोथ सेटिस्फाई कर पाए, वो क्या वहां पर प्लांट ग्रोथ अच्छे से हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी. दैट इज द रीजन वी से दैट द सॉइल इज गेटिंग डिग्रेडेड. सॉइल इरोजन से सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि जो टॉप सॉइल होती है वो क्या होती है, इरोड हो जाती है. और इरोड होने के बाद वहां पर ह्यूमस कंटेंट नहीं होने की वजह से दे गेट इनफर्टाइल.
ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं और वहां पर प्लांट ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती है, और इसे ही हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर विच रिजल्ट्स इन सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन एक अकेली ऐसी फैक्टर नहीं है जो सॉइल को डिग्रेड करती है, सॉइल की क्वालिटी को क्या करती है, डिमिनिश करती है, सॉइल की न्यूट्रिएंट कंटेंट को कम करती है। देयर इज वन मोर थिंग टू इट विच इज नोन एज, एंड दैट इज नोन एज पोल्यूशन। जिस तरह से लैंड पोल्यूट होते हैं, जिस तरह से वाटर पोल्यूट होते हैं, उसी तरह से सॉइल भी पोल्यूट होते हैं। बट हाउ डू दे गेट पोल्यूटेड, वो पोल्यूट कैसे होते हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो द वेस्टेज और द गार्बेज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, हम जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी जो भी घर के कचड़े होते हैं, कई बार जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, या हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है, वी डंप दैट इन द सॉइल। हम क्या करते हैं, उसे ओपन एरिया में क्या करते हैं, डंप करते हैं। उससे लैंड तो डिग्रेड हो ही रही है, बट वी नो जो लैंड को कवर किए है दैट इज सॉइल। ओके, और उस सॉइल में जब उस गार्बेज को हम क्या करते हैं, डंप करते हैं, उसे थ्रो करते हैं, एंड वेन एवर रेन वाटर, ओके, जब भी रेन होती है तो वो सभी क्या करते हैं, उसकी जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उस रेन वाटर के साथ अंडरग्राउंड वाटर में सीप इन हो जाते हैं। मतलब वो सारे ऑब्जर्व कर लेते हैं जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस उस गार्बेज में होते हैं। सपोज दिस इज अ लैंड एंड हियर आई हैव डम्प्ड मेनी गार्बेजेस, मैंने यहाँ पर बहुत कूड़ा कचरा ये सभी फेंक दिया है। अब जब कभी भी रेन होती हैं, ये रेन वाटर के साथ ये जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं इन गार्बेज में, वो क्या इसके थ्रू, रेन वाटर के थ्रू सॉइल में क्या होते हैं, ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो क्या करते हैं, उसे डिस्टर्ब करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट द सॉइल इज गेटिंग पॉल्यूटेड। सो द इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, लाइक इंडस्ट्रीज में बहुत सारे काम किए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जो डंप्स होते हैं, जो कचड़े होते हैं, उसे लोग क्या करते हैं, ओपन स्पेस में डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। और फिर जब भी बारिश होती है या रनिंग वाटर जब भी अंडरग्राउंड वाटर को सीप इन कर रही होती है, सॉरी वो वाटर सॉइल जो है वो वाटर को सीप कर रही होती है, तो उसके साथ बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी अंडरग्राउंड वाटर में जाकर मिक्स हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। Now, what are biodegradable substances and non-biodegradable substances? You may have studied this in your science class. Okay, आपने साइंस क्लास में ये पढ़ा होगा कि बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं जो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे गेट मिक्स्ड, यस, डिकम्पोज होकर वो क्या होते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। लाइक ओनियन पील्स, जैसे हम जो वेजिटेबल पील्स, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी हम छिलके, प्याज के छिलके हो गए या कोई किसी भी वेजिटेबल के छिलके हो गए, वो सभी क्या वाटर के, सॉरी, सॉइल के साथ क्या हो जाते हैं, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम दे गेट डीकम्पोज एंड मिक्स विद द सॉइल, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था जी, दे आफ्टर डीकम्पोजिंग दे क्रिएट अ सब्सटेंस विच इज नोन एज ह्यूमस। अब जैसे कोई एक डेड एनिमल, जैसे मान लीजिए सपोज अ डॉग डाइज, अगर एक डॉग की डेथ हो जाती है और वो लैंड पर पड़ा है, आप देखोगे इट विल डीकम्पोज। ओके, वो डीकम्पोज हो जाएगा आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, या by the process of microorganism and it will mix up with the soil, वो soil के साथ, या it will mix up with the soil, वो soil के साथ mix हो जाएंगे और उस soil की fertility को increase करते हैं। So that is humus, but there are few substances which do not get mixed, which do not get decomposed, like plastics। आप बहुत सारी ऐसी चीज, या प्लास्टिक्स हो गए, आप देखो कभी भी आप एक मान लीजिए आपने कुछ खाया और उस रैपर को आपने इसी तरह से ओपन स्पेस में डंप कर दिया, आप क्या देखोगे, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होंगे, वो उसी तरह से रहेंगे। एंड इसमें मैंने एक और एग्जाम्पल रौनक आपको ये दिया था कि आप अगर एक पिट जनरेट करते हो, या आप अगर एक गड्ढा खोदते हो, आप होल करते हो, और उस होल के अंदर अगर आप वेजिटेबल्स पील रखते हो, और आफ्टर आफ्टर 15 डेज आप अगर उस पिट को फिर से होल करके देखोगे तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग।
बट अगर उसी पिट में आप अगर एक प्लास्टिक को क्या करते हो, बुरी करते हो, आप उसमें दफना देते हो एक प्लास्टिक को, तो वो प्लास्टिक आपको 15 डेज के बाद क्या, आपको 1 मंथ 1 ईयर के बाद भी वैसा ही मिलेगा। एंड इट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। वो सॉइल को पोल्यूट तो करते ही हैं और साथ ही साथ उसकी फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। दैट्स व्हाई द सॉइल गेट डिग्रेडेड, और इसी वजह से सॉइल क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ओके, एंड देयर इज वन मोर रीजन। नो, व्हाट हैपेंस इज दैट, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए, जस्ट हियर मी आउट। व्हाट हैपेंस कि जब भी सॉइल के अंदर आप किसी प्लास्टिक को बुरी करते हो, ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि वो क्या होते हैं, डीकंपोज नहीं होते हैं, जिस वजह से वहां की जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट है, वो वहां पर जो भी प्लांट आप लगाओगे या जो भी प्लांट ट्रीज को आप प्लांट करोगे वहां पर, वो उस न्यूट्रिएंट को यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वहां पर फर्टाइल कर देते हैं उस पूरे लैंड को, क्योंकि वहां पर फर्टिलिटी गेन करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा होता है। आप जानते हो कि सॉइल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऐसे रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, जो क्या हर दिन किसी ना किसी की डेथ होती है। ओके, और वो डीकंपोज होकर उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, आपने दीमक देखा होगा, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, दे लिव इन दैट सॉइल, वो छोटे छोटे होल्स बनाकर वहां पर रहते हैं। और हर दिन आपको पता है कि वो जितने भी जैसे जैसे जितने छोटे एनिमल्स होते हैं, उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, इतना ही छोटा होता है। एक मच्छर जितने दिन जिंदा रह सकता है और एक इंसान जितने दिन जिंदा रह सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है ना। वाई, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल क्रिएचर, वो बहुत ही स्मॉल क्रिएचर होते हैं। अब देखिए, जो सॉइल में जो भी एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, वो क्या बहुत ही ज्यादा नंबर्स में होते हैं और हर दिन किसी ना किसी की डेथ होती है, और डेथ होने के बाद वो क्या डीकंपोज होते हैं और उस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। अब अगर उस सॉइल में आप पूरी तरह से अगर प्लास्टिक्स रख दोगे, तो क्या वहां पर वो रह पाएंगे? नो, दे विल नॉट सर्वाइव। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल रही है। प्लास्टिक से वो कुछ अपने न्यूट्रिएंट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हर लोगों या हर ऑर्गेनिज्म को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, और वो प्लास्टिक से वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से वहां की जो फर्टिलिटी है, उस सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ रौनक एंड सनी, अगर आपको कहीं भी कोई भी इश्यूज आते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। ओके, एंड व्हाट हैपेंस, एक या बोलिए। यस यस, दे ऑक्यूपाई स्पेस, और उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स वहां पर रहते हैं, उनके लिए कोई भी स्पेस नहीं होता है रहने के लिए, और उनके पास खाने के लिए या उनके लिए कंज्यूम करने के लिए कोई ऐसा फूड नहीं होता है, जिस वजह से वो वहां पर नहीं रहते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं हो पाती है। ओके, एंड डे बाय डे दे गेट, या बोलिए। हम्म, नो, सॉइल अगर मॉइस्चर है तो वो बेटर है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर जो भी प्लांट, अगर वहां पर प्लांट करते हो, अगर किसी पौधे को आप वहां लगाते हो, तो आप जानते हो कि रूट से वो क्या करते हैं, मॉइस्चर जो होता है सॉइल में, उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ओके, हमें ऐसा लगता है कि हम जो वाटर, नो नो, ह्यूमिडिटी नहीं, मिट्टी में जो नमी होती है, आप अगर किसी एक लैंड को अगर आप डिग करते हो, तो आप देखते होगे कि जो मिट्टी निकल रही है वो थोड़ी गीली मिट्टी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मॉइस्चर। जो नमी होती है मिट्टी में, जो नमी प्रेजेंट होती है ना, यस, दैट इज मॉइस्चर। और इसी से प्लांट्स क्या करती हैं, वो जो उनकी वाटर की नेसेसिटी होती है, आपको पता है, फॉर फोटोसिंथेसिस दे नीड वाटर, फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें वाटर की नेसेसिटी होती है, और वो वाटर उसी रूट से क्या करते हैं, सॉइल के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, सनी एंड रौनक, एम आई ऑडिबल? ओके, नाउ अब आप देखिए, सॉइल इरोजन ज्यादा कहां पर होता है, वेयर डज द सॉइल इरोजन हैपन मोस्टली, क्यों ज्यादा होते हैं, कहां, किस रीजन में ज्यादा होते हैं, वेयर देयर इज लैक ऑफ वेजिटेशन, जहां पर भी वेजिटेशन कम होता है। वेजिटेशन समझ रहे हो,
पेड़ पौधे जहां कहीं भी कम होते हैं वहां पर सॉइल इरोजन की जो पेस है, सॉइल इरोजन की जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, इन द रीजन्स वेयर देयर इज वेरी sparse vegetation, the soil get eroded very easily. वैसे regions जहां पर soil जहां पर vegetation बहुत कम होता है वहां पर जो soil है वो क्या easily erode हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उसे bind up करने के लिए कोई भी चीज available नहीं होती है। ओके, अब देखिए हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल, हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, हम सॉइल की फर्टिलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। नाउ वी विल रीड दैट। ओके, अब हम उसे पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? सी, डिफॉरेस्टेशन आप जानते हो, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। अगर किसी एक एरिया में आप लार्ज अमाउंट में बहुत ही ज्यादा नंबर्स में आप ट्रीज कट करते हो तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एंड एफॉरेस्टेशन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस बाय विच वी प्लांट लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज ऑन एन एरिया। किसी एक एरिया में जब हम बहुत ज्यादा प्लांट्स लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन। अब देखिए एफॉरेस्टेशन से क्या हो सकता है, एफॉरेस्टेशन से क्या चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट, इट विल प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सबसे पहली चीज जो हम एफॉरेस्टेशन से कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन एन एरिया। किसी एक एरिया में हम सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा प्लांट्स हम ग्रो करेंगे वहां पर उतनी ज्यादा प्लांट्स के रूट्स क्या करेंगे? उस सॉइल को क्या करेंगे? बाइंड अप करेंगे। ओके, उसे होल्ड करेंगे। दैट्स व्हाई एफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसी वजह से सॉइल को इरोजन या सॉइल को इरोड होने से बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट वे टू कंजर्व सॉइल। ये पहला तरीका है जिससे हम सॉइल को बचा सकते हैं इरोड होने से। सॉइल इरोजन को हम बचा सकते हैं कैसे? अगर हम किसी एक एरिया में बहुत ही लार्ज नंबर में अगर ट्रीज प्लांट करते हैं तो उससे क्या होंगी? जो प्लांट की रूट्स होंगी वो सॉइल को बाइंड करेंगी, टाइटली होल्ड करेंगी, जिस वजह से वहां की सॉइल क्या होगी? इरोड नहीं हो पाएगी बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और ग्लेशियर्स। अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट वे। और सी, बहुत सारी फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं जिसे हम इस्तेमाल करके बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स वी कैन आल्सो कंजर्व व्हाट आई कैन से सॉइल। ओके, वी कैन, देयर आर वेरियस फार्मिंग टेक्निक्स जहां जिससे हम क्या कर सकते हैं? सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। अब आपने कहीं ये सुना होगा कि अगर एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में हम बार बार एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं, इफ वी ग्रो single crop successively in one piece of land, then the land get infertile। वो क्या होती है? infertile हो जाती है। क्यों होती है? अब आप इसे समझिए कि एक प्लांट जो है वो किसी एक न्यूट्रिएंट को क्या करती है? कंज्यूम करती है और वो ग्रो करती है। ओके, अगर एक पीस ऑफ लैंड में हम उसी तरह के अलग अलग प्लांट्स को बार बार लगाते चले जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? उस प्लांट, उस सॉइल की जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है उसे कंज्यूम कर लेंगी, टोटली यूज कर लेंगी, तो वो क्या होंगे? इनफर्टाइल बनेंगे। ओके, सो ऐसी बहुत सारी ऐसे फार्मिंग टेक्निक्स हैं जो लोग करते हैं बिना ये सोचे कि इससे क्या हो रही है? सॉइल डिग्रेड हो रही है। लाइक यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज द बेस्ट एग्जाम्पल। आज जो लोग फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, दे आर, some of them are non biodegradable। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो non biodegradable हैं और साथ ही साथ ये क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को लूज करते हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती है। अब आइए वन बाय वन हम इसे क्या डिस्कस करते हैं। ओके, सो यू मे हैव हर्ड अबाउट टेरेस फार्मिंग। ओके, टेरेस फार्मिंग। Now what is terrace farming? What happens in slopy areas or in hilly region? जो भी hilly regions होते हैं
वहां पर स्लोप्स को क्या किया जाता है, वाइडर स्टेप्स में कट डाउन किया जाता है। ओके, स्लोप्स आर बीइंग कट डाउन इनटू वाइड स्टेप्स। जिस तरह से आपके घर की सीढ़ियां होती हैं ना, उसी तरह से उस स्लोप को, उस ढलान को क्या किया जाता है, कट किया जाता है वाइड स्टेप्स में, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियों में उसे कट किया जाता है, जिससे कि वाटर का फ्लो क्या हो, फ्रीली ना हो। अब देखिए, मैंने आपको बताया है, सपोज एक स्लोप है, एक ढलान है, और उसके ऊपर जाकर हम किसी एक बॉल को रखते हैं और उस बॉल को वहां से छोड़ देते हैं, तो वो क्या बहुत ही फ्रीली नीचे की तरफ मूव करेंगी। ओके, अब अगर इस तरह से यहाँ पर स्टेप्स इस तरह से बना दिए जाए, तो ये जो बॉल है वो रुक रुक कर फ्लो करेंगी, है ना। सो बाय ऑब्स्टिकल्स, बाय क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स वी कैन कंजर्व सॉइल। अब देखिए होता क्या है, स्लोपी एरियाज में जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, इस स्लोप को डिफरेंट वाइड स्टेप्स में, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियों में क्या करते हैं, कट डाउन करते हैं, सो दैट कि वाटर का जो फ्लो है वो फ्रीली ना हो पाए। ओके, और इस तरह से जब लेयर बाय लेयर, जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में वाटर जाएंगी, तो कुछ सॉइल यहाँ डिपॉजिट होगा, कुछ सॉइल यहाँ डिपॉजिट होगा, कुछ सॉइल यहाँ डिपॉजिट होंगे, और इसी वाइडर स्टेप्स में क्या की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है। इस तरह से उस स्लोपी एरिया की जो फर्टाइल सॉइल है वो उसी स्लोप में रह जाती है। ओके, सो बाय क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स वी डू व्हाट, वी हिंडर और वी स्टॉप द फ्री फ्लो ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग से इस जो फ्री फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, जो वाटर फ्रीली मूव कर सकती थी इससे पहले, हमने जब उसे वाइडर स्टेप्स में कट कर दिया है, तो वाटर क्या स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगी, और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगी, उनका स्पीड क्या होता चला जाएगा, स्लो होता चला जाएगा, और जिस वजह से कुछ मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, कुछ सॉइल यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, कुछ सॉइल यहाँ डिपॉजिट होगी, और कुछ सॉइल यहाँ डिपॉजिट होगी। इस तरह से ये यहाँ पर जितने भी टॉप सॉइल थे वो क्या हो गए, इरोड होने से बच गए। ओके, अंडरस्टूड दिस टेरेस फार्मिंग, यू हैव अंडरस्टूड। रौनक एंड सनी, आर Ronak and Sunny, are you there? Have you understood terrace? Have you understood terrace farming? Okay. Now is yeah. बोलिए। हम्म। जी जी, वो जो आपने देखा है ना, जनरली वो सॉइल इरोजन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। और सेकंड, वन मोर थिंग इज देयर, कि आप जब क्या करते हो, इस तरह से जब भी आपने खेत देखे होंगे, तो आप इस तरह से डिवाइड करते हो ना, इसलिए करते हो क्योंकि जब भी आप प्लगिंग कर रहे होते हो, आप खेत की जुताई कर रहे होते हो, आपको क्या करने होते हैं, सीड्स को सो करने होते हैं। आप ऐसे ही रैंडमली कहीं भी सीड्स नहीं थ्रो करते हो। आपने अगर कभी पैडी देखा होगा, किसी को सो करते हुए, तो देखा देखा होगा कि वो क्या करते हैं, इस तरह से रोज बना लेते हैं, ठीक है, और वो इसी रो में क्या करते हैं, सीड्स को क्या करते हैं, प्लांट करते हैं। इससे क्या होता है ना, कि जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है। अगर हम रैंडमली कहीं भी कर देंगे, तो रैंडमली अगर हम सीड्स को कहीं भी स्कैटर कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो हो सकता है कहीं पर प्लांट्स हो, कहीं पर नहीं हो, और हमें ये ना पता हो कि कहाँ पर हमें पेस्टिसाइड्स डालने हैं, कहाँ पर फर्टिलाइजर डालना है, कहाँ पर हमें इरिगेट करना है। सो दैट्स वाई ये जो इम्बैंकमेंट्स है ना, जो छोटी छोटी बाउंड्रीज दी हुई होती हैं, वो तो सॉइल इरोजन को चेक करती ही हैं, साथ ही साथ वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। आप अगर किसी रैंडमली अगर इस सीड को स्कैटर करते हो, तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम आएगी कि आपने कहाँ सीड स्कैटर किया था और आपको कहाँ पर फर्टिलाइजर को डालना है। ओके, सो दैट्स वाई ये जो इस तरह की ना जो रोज बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। ओके, सो टेरेस फार्मिंग इज द फर्स्ट मेथड टू कंजर्व। आई कैन हियर सम वॉइस। ओके, सो आप अगर उस साउंड को अगर कम कर सको या फिर अपने आप को म्यूट कर सको, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर मी। ओके, नाउ सेकेंड इज व्हाट, कॉन्टोर प्लगिंग। आपने कॉन्टोर प्लगिंग भी सुना होगा। These things you have read already, okay, but ये हमें क्या है, एसएसटी में पढ़ना है, so let's read that. So contour plugging क्या होती है, suppose this is a hilly area, और इस hilly area को जब हम क्या करते हैं, embankments,
बड़े बड़े चट्टानों से क्या करते हैं, घेर देते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टीप स्लोप्स को टेरेसेस में या स्टेप्स में नहीं काट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो भी एरियाज है, जो भी बाउंड्रीज है, कॉन्टूर का मतलब ही होता है बाउंड्री, ओके। जब हम सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, when we outline the boundary, when we cover it with rock or with soil or with any other hard material, then we say that it is contour plugging. इसे हम क्या कहते हैं, contour plugging, and it is also extensively done in हिली एरियाज, और इसे भी क्या हिली एरियाज में ज्यादा किया जाता है। जो भी हिली एरियाज होते हैं, जहां जहां भी एलिवेशन होता है, जहां जहां भी इस तरह के लैंड होते हैं, उसे क्या किया जाता है, इस तरह से रॉक से क्या कर दिया जाता है, बाउंड्री कर दी जाती है, कवर कर दिया जाता है, जिस वजह से सपोज अगर इधर से कोई वाटर आ रहा है, सनी व्हाट आर यू डूइंग, अगर इधर से कोई वाटर फ्लो कर रही है, तो वो अपने साथ जो भी मिट्टी या जो भी टॉप सॉइल कैरी कर रही है, वो उसे यही डिपॉजिट कर देगी। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? Okay, so contour plugging and terrace farming are the two methods which are done in hilly areas to prevent soil erosion. Soil erosion को बचाने के लिए या soil erosion को कम करने के लिए ये two methods use किए जाते हैं with afforestation. Afforestation भी is one of the method. Okay, तो मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अनदर मेथड इज मल्चिंग। Another method is called mulching. Now what happens is that जब भी कोई farmers, okay, when they plug or when they harvest a crop, जब भी वो किसी एक crop को लगाने से पहले उस पूरे फील्ड को क्या करते हैं, प्लग करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तब वो लैंड क्या होती है, ओपन होती है, ओके। अब बताइए, जब भी विंड्स ब्लो करेंगी, जब भी हवाएं चलेंगी, तो वो अपने साथ कुछ अमाउंट ऑफ सॉइल को कैरी करेंगी, ओके। सो इस चीज को रोकने के लिए आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर सोइंग द क्रॉप, ओके, हार्वेस्ट करने के बाद, हार्वेस्ट मतलब समझ रहे हो, फसलों की कटाई करने के बाद, तो फील्ड क्या होती है, कुछ समय के लिए ओपन होती है, उस पर कोई भी सीड नहीं बोई जाती है, ठीक है। सो उस टाइम के लिए क्या किया जाता है, उस पार्ट ऑफ लैंड को कवर कर दिया जाता है विथ ड्राई ग्रासेस और विथ ड्राई वेजिटेशन। आपने कभी पुआल का नाम सुना है? पुआल जो मतलब धान काटने के बाद जो ड्राई स्ट्रॉ बचती है, ड्राई स्टेम बचती है, लोग क्या करते हैं, उससे कवर कर देते हैं लैंड एरिया को, कि सो दैट टॉप सॉइल डज नॉट गेट इरोडेड, ताकि जो टॉप सॉइल है वो विंड के एक्शन से या रेन वाटर से वो इरोड ना हो, ओके। जब हम उसे कवर कर देते हैं विद ड्राई वेजिटेशन, देन इट इज नोन एज मल्चिंग, ओके। मल्चिंग आप लोगों को समझ में आ गई? मल्चिंग क्या होती है? ओके, सो व्हाट इज मल्चिंग? Whenever cover their land with dry vegetation after sowing or after harvesting the crop, then it is known as mulching, and it is done to prevent soil erosion. इसे soil erosion को prevent करने के लिए किया जाता है। Understood? Yes, Sunny, you raised your hand. Yeah. Okay. I am making you understand again. Okay. So what happens is that, देखिए, this is a slopy areas, okay. अब आपको पता है स्लोपी एरियाज में स्लोप जो होते हैं वो एकदम शार्प स्लोप्स नहीं होते हैं। यहाँ पर थोड़ी जो लैंड होती है वो बल्ज्ड होती है, थोड़ी उठी हुई लैंड होती है, इधर भी थोड़ी उठी हुई लैंड हो सकती है, या हो सकता है यहाँ पर थोड़ी उठी हुई लैंड है। लोग क्या करते हैं, what happens, people living in hilly areas, they covered this, they build an embankment। जिस तरह से आप किसी एक piece of land में बाउंड्री करते हो ना, उसी तरह से हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं वो लैंड को क्या करते हैं, जहां जहां भी बल्ज्ड पार्ट होता है, जहां जहां भी उठे हुए पार्ट होते हैं, वो उसे क्या करते हैं, रॉक पीसेस से, ठीक है, रॉक पीसेस से क्या करते हैं, उससे एक बाउंड्री बना देते हैं, इस तरह से, लाइक दिस, ओके। इस तरह से वो क्या करते हैं, बाउंड्री बना देते हैं, जिस वजह से सपोज अगर रेनफॉल हो रहा है, यहाँ पर जो भी सॉइल है वो क्या होंगी, इरोड होंगी बाय द एक्शन ऑफ वाटर, एंड आफ्टर गेटिंग इरोडेड वो क्या होती, अगर यहाँ पर कॉन्टूर प्लगिंग नहीं होती तो वो डायरेक्टली नीचे की तरफ फ्लो करती। बट क्योंकि यहाँ पर एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया है, एक बाउंड्री बना दी गई है, अब जो भी सॉइल इरोड होगा वो इसी पार्ट ऑफ लैंड तक रहेगा, ओके। सिमिलरली गोज विद दिस लैंड,
इसी तरह से इसी लैंड में भी मान लीजिए यहाँ की अगर कोई मिट्टी, यहाँ की टॉप सॉइल इरोड हो रही है तो वो क्या इस एम्बैंकमेंट से आगे नहीं जा पाएगी। ओके, सो द टॉप सॉइल विच विल रिमेन इन इट्स एरिया इटसेल्फ। ओके, वो अपने ही एरिया में रहेंगी। जिस तरह से एक बाउंड्री हम बनाते हैं एक लैंड में, ताकि हमारे घर को या फिर हमारे लैंड पीस ऑफ लैंड को कोई दूसरा आकर क्या ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, उस पर कोई अपना एक्टिविटी ना करे। ठीक उसी तरह से हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज बिल्ड करते हैं इन अ स्लोपी एरियाज टू चेक सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए इस तरह से जहां जहां भी उठे हुई जमीन होती है उनको क्या किया जाता है, बाउंड्री कर दी जाती है उन्हें ज्वाइन करके। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? ओके, नाउ सेकेंड इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके, अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? नाउ व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग? अभी जैसे मैंने आपको एक स्ट्रिप, STRIP स्ट्रिप, ओके मैंने लिखा भी है, आप स्क्रीन नहीं देख रहे हो। स्ट्रिप क्रॉपिंग, अब ये स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? सो व्हाट हैपेंस इज दैट, आपको अभी मैंने प्रीवियसली बताया दैट व्हेन वी ग्रो सेम क्रॉप इन अ पीस ऑफ लैंड देन द सॉइल गेट इनफर्टाइल। वो क्या होती है, इनफर्टाइल हो जाती है। अगर हम एक ही क्रॉप को बार बार एक ही पीस ऑफ लैंड में हम लगाते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, तो उस सॉइल में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो प्लांट्स क्या कर लेती हैं, कंज्यूम कर लेती हैं। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में फार्मर्स क्या करते हैं, दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट मैनर। पहले सपोज किसी फार्मर ने पैडी ग्रो किया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई क्रॉप ग्रो करेगा तो वो पैडी नहीं होगी, कोई दूसरी क्रॉप होगी। ओके, जिस वजह से वहां की न्यूट्रिएंट क्या होंगी, स्टेबल रहेंगी। अगर एक ही तरह के प्लांट्स को या एक ही तरह के क्रॉप को हम बार बार ग्रो करते हैं तो वो क्रॉप्स क्या करती हैं, जितनी भी न्यूट्रिएंट होती है उसे यूज कर लेती है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप की डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, हर प्लांट्स या हर क्रॉप क्या एक ही कंडीशन में नहीं ग्रो कर सकती हैं। ओके, दैट्स वाई व्हाट डू फार्मर्स डू, वो क्या करते हैं, अलग अलग अल्टरनेट मैनर में, पहले उन्होंने पैडी ग्रो किया तो नेक्स्ट टाइम वो व्हीट ग्रो करेंगे, अब वो उन्होंने व्हीट ग्रो किया तो फिर वो पैडी ग्रो करेंगे। ओके, लाइक दिस टू रीगेन, वो टाइम देते हैं सॉइल को अपनी फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए। ओके, सो दैट इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। व्हेन फार्मर्स grow different crops in alternate manner, that is known as strip cropping. And why do they do that? They do it to regain soil its fertility. They allow soil to regain its fertility. वो soil को allow करते हैं कि वो अपनी fertility दोबारा रीगेन करे, जो पैडी के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायर थी वो उसे रीगेन कर सके। ओके, स्ट्रिप क्रॉपिंग इज क्लियर? ओके, एंड यू मे हैव हर्ड अबाउट शेल्टर बेल्ट्स। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? नाउ शेल्टर बेल्ट्स, जब हम एक ही रो में, यस सनी टेल मी, या नो नो, देयर इज वन डिफरेंस इज दैट कि हम क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, देखिए क्रॉप रोटेशन में हम जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, ओके हम वहां पर क्या थोड़े टाइम के लिए उसके मतलब दो क्रॉप्स के बीच में एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को हम छोड़ देते हैं कि वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन करे। जैसे अगर मैंने पैडी अगर ग्रो किया है तो मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं कुछ टाइम दूं उस सॉइल को अपनी फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए, ताकि मैं दूसरी क्रॉप जब भी ग्रो करूं तो प्रोडक्शन अच्छी हो। ठीक है, सो देयर इज नॉट मेजर डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही सेम है। अलग अलग अल्टरनेट मैनर में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, देन दैट इज नोन एज व्हाट आई सेड स्ट्रिप क्रॉपिंग। ओके, और क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जब हम एक ही पर्टिकुलर लैंड में एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे थे तो अब हमने क्या किया, सॉइल को कुछ टाइम दिया कि वो अपनी फर्टिलिटी रीगेन करे। ओके, दैट इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। ओके, मैं वहां पर भी शेल्टर बेल्ट के बाद आपको वो समझाने ही वाली थी। ओके, आई थिंक नाउ in a minute or two the class will get ended. okay, so shelter belt में आपको बता दूं कि जब किसी एक रो में, ओके जब किसी एक रो में हम क्या करते हैं, ट्रीज प्लांट करते हैं, ओके एक ही रो में in a line, okay then if we
plant different trees or if we plant trees on large scale in a row, अगर एक ही रो में हम बहुत सारे trees को plant करते हैं, then that is known as shelter belt. Now this shelter belt help in checking soil erosion. ये soil erosion को prevent करते हैं. Why? Because they hold the soil tightly. वो क्या करते हैं, उस area की जो soil है उसे क्या करते हैं, tightly hold करते हैं. Okay, and they also increase the underground water level, और underground water level को भी वो increase करते हैं. अब ये मैं ना आपको बताऊंगी conservation of water में. आपको पता है कि जो भी अगर हम किसी एरिया में अगर प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं तो वहां पर क्या होगी, अंडरग्राउंड वाटर लेवल हाई होगी. क्यों होगी, क्योंकि देखिए जब भी रेनफॉल होती है तो जो भी लीव्स होते हैं, सबसे पहले जो रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या लीव्स पर पड़ती हैं, और स्लोली क्या होती है, वाटर क्या होती है, अर्थ ये सॉइल में जाती है, और इसे टाइम मिलता है ऑब्जर्व करने के लिए. मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर एक स्पॉन्ज को आप डायरेक्टली क्या करो, एक बकेट ऑफ वाटर में डिप कर दो, ठीक है, वो पूरी तरह से भीग जाएगी. लेकिन आप उसी स्पॉन्ज में अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर वाटर डाल रहे हो, देन इट विल होल्ड मोर वाटर, तब वो ज्यादा वाटर होल्ड कर पाएगी. ओके, सो एफॉरेस्टेशन हैज वेरियस पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑन आवर इन्वायरमेंट. बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं एफॉरेस्टेशन के हमारे इन्वायरमेंट में. ओके, एंड कई बार हम क्या देखते हैं, रीजन विच इज ड्राई रीजन. ओके, जहां पर भी रीजन क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, जहां पर उतनी ज्यादा एनुअल रेनफॉल नहीं होती है, वहां पर क्या होते हैं ना, लोग इरिगेशन करते हैं. इरिगेशन समझते हो आप लोग, वाटरिंग प्लांट्स. ओके, ये नहीं कि जी गिविंग वाटर टू प्लांट्स, ऐसा नहीं कि रेन वाटर आ रहा है तो वो रेन वाटर क्या कर रहे हैं, वो इरिगेशन नहीं होगी. दैट विल